एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और आज के इस वीडियो में देखो हम इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके देखो जो आधे क्वेश्चंस थे ना वो मैंने पहले ही एक वीडियो में कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि मैं इस वीडियो में आपको ऐड करके दे रही हूँ, ठीक है, सारे टोटल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 60 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, ईजिली पास हो जाओगे, ठीक है। और वीडियो को देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल एंड तक। सबसे फर्स्ट देखो, इंडियन इकोनॉमी में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम्स का पूछा जाता है कि कितने टाइप्स का आपका इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, देखो आप अपने आसपास देखोगे तो हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है। बहुत सारी नीड्स एंड वांट्स होती हैं सारे लोगों की, ठीक है। तो इकोनॉमी सिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि लोगों को रिसोर्सेज देता है, ठीक है, जो कि जहाँ से लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं आपस में, ठीक है। अपनी जो भी नीड्स हैं, उनकी वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की बहुत सारी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, आप लोगों को पता ही, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम देखो आपका 3 टाइप का होता है। इकोनॉमिक सिस्टम आपको होता है एक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो देखो इस इकोनॉमी में ना जो बिजनेस होता है, जो एंटरप्राइजेज होती हैं वो ना प्राइवेट ओन होती है, मतलब प्रॉफिट के लिए उनको बनाया गया होता है और सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी सिस्टम, ठीक है। और अगर हम सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें ना तो यहाँ पे देखो जो आपकी एंटरप्राइजेज होती हैं, जो आपका बिजनेस होता है, ठीक है, वो रेगुलेट किया जा रहा होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है। सारी जो आपकी यहाँ पे एंटरप्राइजेज होती हैं, बिजनेस होता है, कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ओन होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास होती है ओनरशिप उनकी। तो ये होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो देखो मिक्स्ड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा आपको कॉमन देखने को मिलती है, बहुत जगह पे मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमारी जो इंडिया है, देखो इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कुछ एंटरप्राइजेस पब्लिक होती हैं और कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये आपकी 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हो गए। इकोनॉमिक सिस्टम क्लियर हो गया क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म और मिक्स, ठीक है। तो ये तीनों टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ना वो आपका पूछता है कि अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में ना जो पर कैपिटा इनकम होती है वो हाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, या फिर इसको हम देखो डेवलपिंग इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलती है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पे देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है लोगों के रहने का। लेकिन अगर हम अंडर डेवलप्ड की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो देखो जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर पे ना बहुत कम लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो मतलब होते हैं डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं उस पर। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखो लेस स्क्यूड होता है डेवलप्ड इकोनॉमी के केस में, मतलब यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में, अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल ज़्यादा ही गरीब है, कोई बिल्कुल ज़्यादा ही अमीर है, ठीक है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है आपको डेवलप्ड इकोनॉमी में। लेकिन अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो हाईली स्क्यूड होता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लो रहता है। यहाँ पे देखो क्योंकि जो भी यहाँ की पॉपुलेशन रहती है लिटरेट रहती है, एजुकेटेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो लोग ना अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, लो रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है उनको चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसका भी रेट हाई रहता है आपका डेवलप्ड इकोनॉमी के केस में, ठीक है। और अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपकी ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया बेसिकली कि आप ह्यूमंस में कितनी स्किल्स ऐड कर रहे हो, आपकी जो कंट्री है, आपकी जो सोसाइटी है, वहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल है, वहाँ के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, कितने ज़्यादा ट्रेंड है, कितने ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें देखी जाती है आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको अंडर डेवलप्ड जो आपकी इकोनॉमी होती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती है, ठीक है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन टेक्निक की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, कोई इकोनॉमी है अच्छे से डेवलप हो रखी है तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो वहाँ पर देखो नई नई टेक्निक्स होती हैं, वहाँ पे की जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं किसी अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी में चले जाते हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी में चले जाते हो, वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा देखो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ की जो टेक्निक्स है काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती हैं, बैकवर्ड होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट हाई रहता है और देखो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट लो रहता है, ठीक है। तो जाहिर अगर हम मोटी मोटी बात करें ना तो यहाँ पे देखो जो अच्छी चीज़ें हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में उनका रेट हाई रहता है और जो ख़राब चीज़ें हैं उनका रेट लो रहता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो अंडर डेवलप्ड की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है यहाँ पे मोस्टली एग्जाम्स में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होते हैं? देखो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इकोनॉमी, कोई सी भी इकोनॉमी, ठीक है, उसके डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपके मोटे मोटे 3 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर्स नाम से आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे पैसे की बात करी जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो कि पैसे से रिलेटेड होते हैं आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, किसी भी सोसाइटी की किसी भी इकोनॉमी में जो देखो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखो कोई इकोनॉमी है वहाँ पे बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल है, कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली देखो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आप अपना फॉसिल फ्यूल देखो कहीं बाहर की कंट्रीज़ में बेच सकते हो, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके यहाँ पे देखो अगर कोल माइन निकलती है तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोल मिलेगा आपको, आप बाहर भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आती है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जितना ज़्यादा कैपिटल होगा ना किसी भी इकोनॉमी में, जितनी ज़्यादा आप कैपिटल लगाओगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। थर्ड आता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है ना कि एक यूनिट को किसी भी चीज़ की, कोई भी गुड्स हो सकता है, ठीक है, उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में ना कितना कैपिटल लगा है, ठीक है। और ये कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना ज़्यादा आपका कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी भी इकोनॉमी को, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में आपका 3 यूनिट कैपिटल लगा है, मतलब अगर हम पैसे की टर्म में
एग्ज़ाम्पल लें तो आपका एक गुड प्रोड्यूस करने में आपको 3 रुपये लगे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं कि कितना यूनिट कैपिटल लगा है कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा लो रखता है, ठीक है, मतलब अगर 2 यहाँ पे देखो 2 होता, 2:1 होता, तो मतलब यहाँ पे देखो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 यूनिट कैपिटल लगा है, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका जितना ज़्यादा कम होगा ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस का यहाँ पे देखो क्या मतलब है कि आपकी जो इकॉनमी है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना ज़्यादा नई चीज़ों को यहाँ पे ढूंढ पा रहे हो, इनोवेशन कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल इन द सेंस देखो अगर आपके आसपास की कंट्रीज़ हैं तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें अगर आपके उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ में आपस में वॉर हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी इकॉनमी को कैसे अफेक्ट कर रही है, आपकी कंट्री पे इसका कितना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ही आपकी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, आपकी इकॉनमी दूसरी इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे असर पड़ रहा है ना, तो मतलब आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और किसी भी इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए इकॉनमी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो हम इंडिया के हैं, हमारी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है चाइना वालों से या फिर पाकिस्तान वालों से, ठीक है, और चाइना से देखो हम बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनके साथ हमारी वॉर हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि चाइना हमें अपना सामान क्यों देगा, अगर हमारी उनके साथ वॉर हो जाएगी तो वो नहीं देंगे हमें अपना सामान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों की ना शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। शॉर्टेज होती है तो आप लोगों को पता है जैसे ही आपकी यहाँ पे सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ने लग जाती है, प्राइस बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी क्योंकि हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इकॉनमी का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। लास्ट आता है आपका साइज़ ऑफ द मार्केट। आपकी इकॉनमी में जो मार्केट साइज़ है वो कितना बड़ा है, ठीक है। मार्केट साइज़ मतलब जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी मार्केट बड़ी होगी, आपकी कैपिटल बड़ी होगी, ठीक है, वहाँ पे जितनी बड़ी मार्केट होगी आप उतने सारे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, उतनी सारी सर्विसेज लोगों को दे सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, लोग परचेज़ करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा साइज़ मार्केट का बड़ा होता है ना उतना अच्छा होता है आपके इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स समझ में आ गए। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जो पैसे से रिलेटेड फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, पैसे से यहाँ पे रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। तो देखो यहाँ पे आपके 4 टाइप के होते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर देखो हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट है वो बार बार चेंज तो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो किसी भी एंटरप्राइज़ को, किसी भी कंपनी को, बिजनेसेस को ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी की जो मतलब पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं होंगी ना तो वहाँ पे बिज़नेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में देखो ये यहाँ पे बात करी जाती है सोसाइटी की, कि आपकी जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा एजुकेटेड है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, इलिटरेसी रेट, ठीक है। और आपकी सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जाता है कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होगा तो लोग देखो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने में भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सोशल फैक्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकॉनमी के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स आपके अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सोशल जस्टिस। कितना जल्दी लोगों को जस्टिस मिल रहा है, क्या लोगों को जिस टाइम पे जस्टिस की ज़रूरत है उस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। कहीं भी आप चले जाओ, अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कुछ भी आप करने लगो, एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल फैक्टर्स की, तो इंटरनेशनल फैक्टर्स में देखो आपके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट है फॉरेन कैपिटल। आपकी इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल कितनी है, कितनी फॉरेन कंट्रीज़ आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, कितना फॉरेन कैपिटल है, वो अफेक्ट करेगा सबसे पहले तो। सेकंड है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। देखो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से यहाँ पे मतलब है कि आपके जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी आपके बाहर की कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा तो वहाँ से आप अपने गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो उनके गुड्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। थर्ड आता है आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड आपका कैसा है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में आपके ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। फॉरेन ट्रेड आप लोगों का कैसा चल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स पे तो नहीं करना पड़ता, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। फॉरेन ट्रेड आप लोगों का जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, जो कि पूछ रहा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मैंने समझा दिया है। ये मैंने देखो आप लोगों को की पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, बस मैंने डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि डिटेल में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और फिर आप डिटेल में एक एक चीज़ को आप कॉलेज में आ गए तो आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे जॉब करते होंगे, कई बच्चे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटेल में अगर मैं लिखूँगी तो आप सारा याद भी नहीं कर पाओगे और खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको की पॉइंट्स याद रहे और आप बाकी का अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बना के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट नोट पूछते हैं मोस्टली इस पे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा था सारे बिजनेसेस को इंडिपेंडेंस के बाद में, पता ही आप लोगों को गवर्नमेंट ने जो भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था और उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जा रही थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अपना कंट्रोल हटाया बिजनेसेस पे से, ठीक है, और उनको फ्रीडम दी अच्छे से ताकि वो लोग अपना बिजनेस कर पाए, उसको हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर देना प्राइवेट एंटरप्राइजेज को, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जिनको रेगुलेट कर रही थी एंटरप्राइजेस को, जो भी कंपनीज थी, ठीक है, कोई बिजनेस फर्म थी, ठीक है, जिनको भी गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी, उसने उसको क्या करा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ट्रांसफ़र कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट से प्राइवेट की ओर, मतलब पब्लिक से प्राइवेट की ओर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बाकी वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है। आपके जो बाहर की कंट्रीज़ है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कैसे डील कर रहे हो, क्या बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। फॉरेन ट्रेड आपका कैसा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है, प्रोडक्शन वगैरह और फाइनेंशियल मैटर्स में, इसमें सब कुछ में आपको अपनी जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे रिलेशन आप बनाओगे अपने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो बाहर की कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। तो इन पे शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है या फिर कई बार ना तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है, वो बहुत कम चांस होता है डिफरेंस पूछने का। मोस्टली तो देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। तो आप शॉर्ट नोट देखो 10 नंबर में ही पूछेगा तो खुद से बना के बाकी चीज़ें लिख सकते हो। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते हो आ रहे हो, ठीक है, आपको एसएसटी में दिया गया था कितना पहले, तो तब से आप पढ़ते हो आ रहे हो, खुद से लिख दोगे, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये पूछा जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्या कॉजेज़ हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है, आप सभी अभी कॉलेज में होगे तो पता ही होगा आप लोगों को, एक जॉब ढूंढना ढंग की कितना मुश्किल है आज के टाइम पे, ठीक है। तो क्या कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, और गवर्नमेंट ने देखो मतलब ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लाई हैं जो कि हेल्प करती हैं
अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और मोस्टली क्या रीज़न्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में चीज़ आती है, ठीक है, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, कि मतलब अगर इतने सारे लोग हैं तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन रीज़न तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड थिंग आती है आपकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो है, काफ़ी लो है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। थर्ड आता है आपका फेलियर ऑफ प्लानिंग। जो भी गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फोर्थ आता है आपका नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो यहाँ पे आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लिए देखो इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं है, काफ़ी बैकवर्ड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए टूल्स अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं है फार्मर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तो आपको पता ही है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। लास्ट कह रही हूँ, फिफ्थ आता है आपका स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो चलता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, बहुत सारी तो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, ठीक है। और कई सारी तो देखो जो कंपनीज़ होती हैं ना वो ना रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, इस वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हाई करने पड़ते हैं और कंपनीज़ फॉलो नहीं करती हैं रूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल का शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्योंकि हमारी इकॉनमी में इतने अमीर लोग नहीं हैं, इंडिया एक इतनी रिच इकॉनमी नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल का शॉर्टेज है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएँ, अपनी कैपिटल स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना ज़्यादा डिफेक्टिव है ये भी मुझे आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बुकिश चीज़ें हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, स्किल्स के नाम पे हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता है स्कूल्स में। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है स्कूल्स में, ठीक है, लेकिन इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी भी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी तो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम भी पढ़े थे, हमें भी सिर्फ बुक में जो था वही पढ़ा दिया जाता था, और आज भी वैसे ही किया जाता है, सिर्फ बुक की चीज़ें पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम लोगों के पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। वो हमें बाहर से पैसे दे के सीखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करना चाहते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहीं रहना चाहते हैं। कई लोग डरते हैं, कई लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो वो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ही नहीं करना चाहते एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक ही जगह पे रहते हैं, जो भी उनको काम मिल रहा है कर लेते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ मोबिलिटी की भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आता है देखो मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से देखो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि देखो अब कंप्यूटर्स आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एआई आ गया, एआई ने कितने लोगों की जॉब ले ली है, ठीक है। और कंप्यूटर एक अकेला 4 लोगों का काम कर सकता है, तो उसने भी लोगों की जॉब्स ले ली है। अब तो एआई आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पे एआई देखो लोगों की जॉब्स ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी मतलब देखो इतना प्रॉफिट में चलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सही से सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। और वो स्मॉल स्केल पे है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी स्मॉल स्केल पे ही होता है, ठीक है। तो फिर वो लोगों को जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, तो वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि उसमें लोग काम कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दी अपनी कंपनी, तो यहाँ पे भी देखो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों का काम छिन जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं करती, इसलिए लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर भी नहीं होते हैं अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है। नेगलेक्ट करते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं नहीं हम कहीं और ही जॉब कर लेंगे, वही सही है, खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि लोग देखो जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरे लोगों को जॉब कैसे देंगे। हर बंदा अगर यही सोचेगा कि मैं जॉब करूँगा, ठीक है, मेरे को अपना बिजनेस नहीं करना है, उसमें रिस्क है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर हर बंदा ऐसे ही सोचेगा तो फिर जॉब कौन देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी कॉजेज़ है। इसके बाद देखो इसी में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो लोगों के पास मतलब एक सीज़न में काम होता है और दूसरे सीज़न में काम नहीं होता है। ऐसा देखो मोस्टली ना एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। एक सीज़न में तो उन लोगों के पास काम रहता है लेकिन दूसरे सीज़न में नहीं होता, ठीक है। वैसा ही देखो यहाँ पे अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम देखो एसी रिपेयर करने वाले की बात करें, ठीक है। तो गर्मियों के सीज़न में तो एसी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख़राब भी होता है तो वो लोग रिपेयर करते हैं। लेकिन सर्दियों में कौन एसी रिपेयर करता है? कोई नहीं। सर्दियों में कौन एसी यूज़ करेगा? तो वहाँ पे सर्दियों में उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। आइसक्रीम वाले हो गए, जैसे कि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा बिकती है आइसक्रीम उनकी, ठीक है। सारे बच्चे लेते हैं, सब लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जैसी गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो सर्दियों में कौन लेगा आइसक्रीम? सर्दियों में बहुत कम गिने चुने लोग, 2-4 मेरी तरह पागल होंगे, वही खाते होंगे, ठीक है। वरना सर्दियों में कौन आइसक्रीम खाना चाहेगा, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या होती है, यहाँ पे ना जितने लोगों की नीड होती है काम करने के लिए उससे ज़्यादा ही लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, अगर कोई खेत है, ठीक है, वहाँ पे 2 लोगों के काम करने की ज़रूरत है पूरी फसल को तैयार करने के लिए, ठीक है। लेकिन उस फैमिली में ना 4 लोग हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार है वो लोग, तो वो चारों ही खेत पे चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रूरत तो 2 ही लोगों की थी, 2 लोगों में काम हो जाता, लेकिन फिर भी 4 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है कुछ और करने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिजल्ट जबकि दोनों का सेम आएगा, अगर 2 लोग काम करेंगे तो भी फसल तैयार हो जाएगी, 4 लोग करेंगे तो भी फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे देखो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो जो स्किल्स डिमांड कर रहा है ना, एम्प्लॉय के पास वो स्किल्स है ही नहीं, ठीक है। आप कहीं गए जॉब देने के लिए, ठीक है, सामने वाला बंदा आपसे कहता है कि आपको एक्सेल आता है, आपने बोला नहीं मुझे एक्सेल नहीं आता है, मुझे तो बस बेसिक MS वर्ड वगैरह यूज़ करना आता है, ठीक है, मेरे को एडवांस एक्सेल नहीं आता है, ठीक है, आपने ये बोला। और सामने वाला जो पर्सन था उसको चाहिए था कि आपको एडवांस एक्सेल आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो सामने वाला पर्सन क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, जो स्किल्स मांग रहा है, वो आपके पास है ही नहीं, उस वजह से आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ना, कि किसी भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्री में देखो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या फिर वो लोग अपनी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं और दूसरी जगह सेटअप कर रहे हैं, तो देखो वो लोग अपने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई, सपोज कर उन्होंने कोई ऐसी मशीन ले ली जो एक बार में 10 लोगों का काम कर सकती है, ठीक है। तो उस मशीन ने 10 लोगों का काम ले लिया, तो अब 10 लोग वहाँ क्या करेंगे, कंपनी उस 10 लोगों को तो निकालेगी ही ना जॉब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखो आपकी सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई कर ली है, क्वालिफिकेशंस हैं उनके पास, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। इतने सारे लोग हैं, क्योंकि अगर देखो अभी मैं BCom कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी तरह और लाखों बच्चे होंगे BCom करने वाले, और हम सब ने सेम चीज़ पढ़ी है, सेम कॉलेज से पढ़ा है, ठीक है, सेम ही चीज़ें हम लोगों को पढ़ाई गई हैं, हम सबके पास सेम क्वालिफिकेशन है, तो लेकिन कितनी जॉब मिलेंगी, कितने ही बच्चों को उसमें से जॉब मिलती है, बहुत कम बच्चों को जॉब मिलती है, ठीक है। और जब बच्चों को अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जॉब ही नहीं मिल रही होती है, उनको सैलरी कम दी जा रही होती है, जिस टाइप का वो काम ढूंढ रहे हैं उस टाइप का काम ही नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या होती है ना,
यहाँ पे देखो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो फुल टाइम जॉब करना चाहता है, उसके पास स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, उसका मन भी है जॉब करने का, लेकिन उसको जॉब ही नहीं मिल रही, उसको कहीं मिलती है पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, खाली बैठा है तो कुछ ना सही से कुछ सही कर लेता है, पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, लेकिन उसको चाहिए फुल टाइम जॉब, वो तलाश में है फुल टाइम जॉब के, लेकिन अभी काम चलाने के लिए बस पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे बंदा काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसको जॉब ही नहीं मिल रही होती है, या फिर सैलरी कम दी जा रही होती है, या फिर वो जो काम करना चाह रहा है ना, ठीक है, वो काम उसको नहीं मिल रहा होता है, उसको मजबूरी में कोई और काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें उसको सैलरी कम दी जा रही है, तो वो होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपके सारे टाइप्स हो गए अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके बाद देखो इसी में आगे था कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्या काम कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो वो देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर रही है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, प्रोडक्शन होगा, कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप होगा, ठीक है। उसके बाद चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, उसके लिए गवर्नमेंट देखो यहाँ पे इनिशिएटिव उठाती है, ठीक है, लोगों को इस बारे में जानकारी देती है कि आप ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल में करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जो है पॉपुलेशन पे भी चेक करते रहती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप लोगों को पता है गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो कि स्टूडेंट्स को जो भी क्वालिफिकेशंस उनकी ज़रूरत है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना डेटा बता देते हैं, ठीक है, और वहाँ से उनको जॉब दिलवाई जाती है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। प्राइवेट वाले पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट वाले देखो फ्री होती है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस्टेब्लिश करी है गवर्नमेंट ने बहुत सारी, ठीक है। इसके बाद देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आपको जो ये पता ही MNREGA मनरेगा जो एक्ट है जो कि यहाँ पे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है, ठीक है। आप लोगों ने ये वाली तो पॉलिसी के बारे में पढ़ा ही होगा, काफ़ी पहले पढ़ाया गया था और 11th में भी आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा, तो इसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मोस्टली देखो आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट की बात करी जा रही है, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी बैंक, गवर्नमेंट ने देखो एजेंसी बैंक भी इस्टेब्लिश करें कई सारे, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स में, ठीक है। और इसके अलावा भी देखो बहुत सारी स्कीम्स है, अगर एक एक करके हम गिनने बैठ जाएंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन वही है ना कि कुछ स्कीम्स देखो चलती हैं, कुछ स्कीम्स नहीं चल पाती हैं, ठीक है, नहीं अच्छा कर पाती हैं, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से अच्छे कर रही है, कुछ गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, नहीं तो फिर उनको इलेक्शन के टाइम पे देखो वोट मांगने के लिए कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। अगर सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, सारे लोग रोजगार हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट किस मुद्दे पे वोट मांगेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करना नहीं चाहती है और कुछ चीज़ें उतनी अच्छी चलती नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन चलाया गया था, ये भी आप लोगों को पता है, सबकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना एग्जाम में, कई बार ना ये शॉर्ट फॉर्म दे देता है और बोलता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म साइड में मैंने लिख रखी है रेड कलर से, वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और इसको याद कर लेना। अगर एग्जाम में ये पूछता है तो इसके बारे में लिख देना, वैसे तो पूछेगा नहीं, ठीक है। मोस्टली आपको देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछेगा और पूछेगा कि गवर्नमेंट कोई कौन कौन सी पॉलिसीज है या फिर कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली तो यही पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बाय चांस कुछ और पूछ लेता है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेट मेजर्स टू
स्टेट मेजर्स टू रिड्यूस इट, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी इन इनकम के क्या कॉजेज हैं, इनकम में जो असमानताएं हैं उसके क्या कारण हैं, और ठीक है, और ऐसे कौन से मेजर्स उठाए गए हैं इनको मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो देखो, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक कॉज है। इनकम में जो इनइक्वालिटी है, मतलब किसी पर्सन के पास 100 रुपये कोई पर्सन कमा रहा है, ठीक है, तो कोई दूसरा पर्सन 1000 रुपये कमा रहा है, इतना ज़्यादा जो इनकम गैप देखने को मिलता है ना दोनों के बीच में, उसको इनइक्वालिटी इन इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न पॉपुलेशन है। सेकंड आता है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोगों को पता ही है, हर किसी के पास अलग अलग होती है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 50,000 की नौकरी कर रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है, कुछ आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, कुछ आपकी स्किल्स पे, कुछ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं सीख सकते, इतना अच्छा से नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गरीब घर के हो और फिर भी एकदम टॉप कर रहे हो, एक आपके पास हर स्किल है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत केसेस में ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो ये हालांकि सच्चाई है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है आपका इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका राइजिंग प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, आपने देखा ही होगा। पहले कोई चीज़ अगर 10 रुपये की मिलती थी तो वो चीज़ आज 50 रुपये की मिल रही है। तो ये भी इनइक्वालिटी इन इनकम का एक रीज़न है, क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा कमा ही 10 रुपये रहा है तो वो 50 रुपये की चीज़ कैसे खरीदेगा। लेकिन अगर वही कोई अमीर बंदा, ठीक है, जो कमा रहा है 1000 रुपये, ठीक है, एक दिन का, तो वो यहाँ पे आराम से ले सकता है और वो स्पेंड करने के लिए उसके पास और पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइजिंग प्राइजेस भी एक कॉज है इनइक्वालिटी इन इनकम का। उसके बाद आता है फेलियर ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू रिमूव पॉवर्टी। अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स तो चलाती है, बहुत सारी पॉलिसीज लाती है, लेकिन सारी ना यहाँ पे देखो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्लानिंग की कमी होती है और कुछ गवर्नमेंट की खुद की गलतियां होती है, कुछ लोगों की भी गलती होती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट मेजर्स उठाती है पॉवर्टी को हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, वो जब पूरे नहीं हो पाते हैं तो वो भी एक रीज़न बन जाता है इनइक्वालिटी इन इनकम का, ठीक है। तो ये कॉजेज हो गए इनइक्वालिटी इन इनकम के। और अगर हम मेजर्स की बात करें कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम उठा सकते हैं इनइक्वालिटी इन इनकम को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो वो देखो है डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेस लगा सकते हैं हम, ठीक है। वेल्थ टैक्स होता है आपका, और भी कई तरीके के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेशन लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोनोपोली प्रैक्टिसेस। मोनोपोली प्रैक्टिसेस क्या होती है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। मोनोपोली प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट देखो पॉलिसीज लाती है, काफ़ी सारा इनिशिएटिव लाती है, काफ़ी कुछ काम करती है जिससे कि हमारी सोसाइटी सिक्योर हो सके, सोसाइटी आगे बढ़ सके और थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी इम्प्रूव होगी, आपके आसपास वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे इनकम जो है इक्वल और मतलब खुद से ही होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे उनको नॉलेज होएगी, जैसे जैसे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइट मिलेगी आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आसपास का आपका एरिया अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। इसके बाद देखो चेक ऑन प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने बात करा था कि राइजिंग प्राइजेज एक इशू है इनइक्वालिटी इन इनकम का, तो उसको चेक करते रहना, कोशिश करना कि जो प्राइजेज हैं वो इक्वल रहे, इतने ज़्यादा उनमें इन्फ्लेशन देखने को ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज कर देना। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो देखो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, मार्केट बड़ा होगा, ठीक है। और किसी भी इकोनॉमी में मार्केट अगर बड़ी होती है तो पता ही आप लोगों को वहाँ का जीडीपी ओवरऑल इंक्रीज करता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है देखो आपका, व्हाट इज रीजनल इम्बैलेंस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड ऑल्सो स्टेट नीड फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया।
रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है? देखो, रीजनल इम्बैलेंस इम्प्लाइज दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन्स। मतलब देखो, हमारे यहाँ अलग अलग जितने भी रीजन्स हैं, अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एक जगह अगर बिल्कुल डेवलप है कोई जगह, ठीक है, और वहीं दूसरे रीजन में अगर आप चले जाओ तो डेवलपमेंट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस, जहाँ पे डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये रीजन टू रीजन वरी करता है आपका। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस के। ठीक है, तो अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, कितना वाटर है, लैंड है, क्या रिसोर्सेज है आसपास, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है, क्योंकि कहीं आपको पता है अगर जियोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ओवरऑल अच्छा होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि अगर देखो आप अपने आसपास ही देख लो, कहीं पे कोई माइनिंग हो रही है, कहीं पे आपको कोल मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोल माइनिंग होगी, ठीक है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और कोल माइनिंग हो रही है तो एक इनकम का सोर्स भी जनरेट होगा उस इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स मैटर करते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस में। और कहीं का देखो, अगर आप रिसोर्सेज देखते हो तो आसपास तक दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ से डेवलपमेंट होगा? जब आसपास कुछ है ही नहीं तो कुछ होना तो चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपका मैन मेड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आसपास देखो, जो मैन मेड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वो कितनी हैं आपके आसपास, कितने डैम्स हैं, या फिर कोई पार्क है, या फिर कोई मॉल्स वगैरह है, कोई भी बिल्डिंग्स है, कोई एंटरप्राइज है। ठीक है, वो सब कुछ क्या होता है आपका मैन मेड होता है। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स, या फिर पास्ट में वहाँ पे क्या क्या था, ठीक है, कई चीज़ें होती हैं जो हमें अपने हिस्टोरिकली मिलता है, हमने अभी बिल्ड नहीं करी लेकिन वो पहले से ही बनी हुई थी, कई चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे अभी काम आती है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी रीजन में मैनमेड चीज़ें कितनी अच्छी हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है वहाँ का रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर्स। आसपास के लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे वहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है ना। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो वहाँ की सोसाइटी कैसी है, आपके सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, इकोनॉमी आपको पता ही है, पैसे की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी आप लोगों को पता ही है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ पे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है वो सही है कि नहीं, कितने रिस्ट्रिक्शंस जो होने चाहिए फैक्ट्रीज पे, कंपनीज पे, वो रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स में। इसके बाद देखो, नीड फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनल डेवलपमेंट होती है वो बैलेंस्ड होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर इम्बैलेंस है तो आपको मैंने भी बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एक जगह पे आप कहीं इंडिया में जा रहे हो बिल्कुल ही डेवलप है, दूसरी जगह बिल्कुल ही बेकार है, तो कितना बुरा लगता है वो। ठीक है, और वो चीज़ अच्छी भी नहीं होती है हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है वो क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है उससे, या फिर कह सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लेकिन ये लिखना, नीड फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरी है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहता है टू एक्सेलरेट द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो हमारा जीडीपी है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर डेवलपमेंट होगी, आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, जो भी है, ठीक है, वो अच्छे से अगर डेवलप्ड है तो वहाँ का जीडीपी अपने आप इंक्रीज होगा, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, सेकेंड है, इट विल मिनिमाइज बैकवॉश इफेक्ट्स। बैकवॉश इफेक्ट्स रेफर टू मूवमेंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर रीजन टू रिचर रीजन। यहाँ पे देखो, जो बैकवॉश इफेक्ट है इसको कम करता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। और बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है, देखो कि मतलब जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके पास से सारा पैसा निकल के और अमीर लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, रिचर रीजन के पास जा रहा है। मतलब कोई अगर एरिया, पर्टिकुलर एरिया देखो गरीबी में चल रहा है या फिर इतना अच्छा से डेवलप नहीं है, तो वो और ख़राब होता जा रहा है, उसका डेवलपमेंट और ही ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो कोई रीजन है जो कि
रिचर है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट है, तो वो और ही ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। ये चीज़ आपने देखी होगी कि देखो अगर कोई इंसान अभी के टाइम पे गरीब है ना, तो वो और गरीब ही होता जा रहा है, और कोई इंसान अगर अमीर है तो वो अमीर ही होता जा रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। तो अगर रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस होगा, आपका कहीं का भी बैलेंस डेवलपमेंट देखा जाता है, तो वहाँ पे बैकवॉश इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपका जो बैकवॉश इफेक्ट है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मिनिमाइज किया जा सकता है इसे। मतलब पूरा तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक हद तक इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। बैकवॉश इफेक्ट आपका क्या होता है ये आप यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो आता है आपका इट इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज करता है आपका अगर कहीं पे भी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट देखी जा रही है, ठीक है। मतलब सब कुछ बैलेंस तरीके से चल रहा है, किसी भी रीजन में हर जगह पे सेम तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, और जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इट विल हेल्प टू मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स विच आर बिलो नेशनल एवरेज। जो रीजन्स जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, बिलो एवरेज है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है आपका रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। आम भाषा में अगर कहें तो देखो हमारे आसपास जो इतने सारे आप लोग कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देखते हो, ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, ठीक है। समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को उसकी सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। पता ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी, रोड्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होंगी, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इंक्रीज़ होगी, अच्छी होगी, मतलब ठीक है, इम्प्रूव होएगी। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज द साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट का साइज़ इंक्रीज़ करने में भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आसपास अच्छी अच्छी कंपनीज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, रोड्स अच्छे होंगे, तो वहाँ पे मार्केट आपकी इंक्रीज़ होएगी, लोग अपना सामान बेच पाएंगे लोगों तक, ठीक है, प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी एबिलिटी काम करने की एबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, अच्छा बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज पता है, कोई भी देखो मशीन है, कोई भी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो खुद से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इकोनॉमी में हो, कंट्री में हो, ठीक है, कोई चीज़ खुद से काम नहीं कर सकती, उसको काम करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। हम ही लोग हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इकोनॉमी का वो पर्सन जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, उनको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से सारा काम हो पा रहा हो, वो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स, पता है, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की? तो सबसे फर्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंस है वो देखो, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज़ करती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, हमारे यहाँ के लोग स्किल्ड होंगे, ठीक है, उनके पास एजुकेशन होगी अच्छा उनके पास सब कुछ होगा, तो वो जीडीपी इंक्रीज़ करेगा हमारी, ठीक है। सेकेंड है आपका इंक्रीजेज जॉब प्रोस्पेक्ट्स बाय इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद रिलेवेंट स्किल्स। देखो अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के पास स्किल्स होंगी अच्छी, वो लोग अच्छे से एजुकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, स्किल्स होगी, तो उनके लिए जॉब लेना आसान हो जाएगा, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिलेंगी लोगों को।
थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग सोशल इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यहाँ पे आपको सोशल इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा तो लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, ठीक है, तो वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सोशल इक्वालिटी आएगी आपकी इकॉनमी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स बाय डेवलपिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन दिस क्रिटिकल सेक्शंस, ठीक है। आपकी जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन होता है, वो सारा आपका डेवलप हो पाएगा अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से, ठीक है। अच्छे आपके पास डॉक्टर्स आ सकते हैं, अच्छे आपके पास प्रोफेसर्स आएंगे अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, सारे लोग स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इनेबलिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वही देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी लोगों को तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी भी कम होएगी यहाँ पे, ठीक है, आपकी पॉवर्टी रिड्यूस होएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर आप लोगों को पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वही खेती वगैरह करना, ठीक है। तो फिर आगे पूछते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इंडिया में क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी लोग एग्रीकल्चर के थ्रू अपना पैसा कमाते हैं, रहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक एम्प्लॉयमेंट है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकेंड है आपका कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। थर्ड है आपका सप्लाई ऑफ फूड टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। हमारे यहाँ देखो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और कितनी स्पीड से बढ़ रही है आप लोगों को पता ही है, तो इतने सारे लोगों के लिए हम बाहर से एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना इतना सारा खाना, तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर सबको फूड सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, तो उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है। तो वो सारा रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आपका इट प्लेज़ अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। जो देखो आपके रूरल एरियाज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में आप कहीं भी चले जाओ तो वो लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही होती है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसके अलावा देखो पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो सबसे फर्स्ट है वाटर शॉर्टेज एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। पानी की कमी हो जाती है, आप लोगों को पता है, कभी बारिश पे डिपेंड रहते हैं लोग क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है। किसी साल बारिश हुई तो अच्छी हो गई फसल, कभी नहीं हुई बारिश तो देखो फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है। ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पानी की दिक्कत आती है आपके एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आता है आपका अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड हीट वेव्स आफ्टर क्रॉप ग्रोथ। यहाँ पे देखो वेदर आपका मतलब आप फिक्स नहीं रहता, वेदर को तो कोई फिक्स नहीं कर सकता है ना कि कल कैसा मौसम होएगा, परसों कैसा मौसम होएगा, ठीक है। कभी देखो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी देखो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फसल सूख जाती है, तो डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है जो कि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड है आपका लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं वहाँ पे हमारे इंडिया में देखो काफ़ी कम है, लिमिटेड एक्सेस है उसका, लोगों के पास इतनी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है जिसकी मदद से वो लोग एग्रीकल्चर अच्छा कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉइल फर्टिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स। आजकल देखो फर्टिलाइजर्स वगैरह कितने, पेस्टिसाइड्स वगैरह कितने सारे यूज़ करे जाते हैं फार्मिंग में, ठीक है, जो कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और जिससे कि क्रॉप्स अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट लीड टू क्रॉप वेस्टेज। यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, इतना स्पेस नहीं होता है उन लोगों के पास, होता है तो स्पेस इतना अच्छा नहीं होता, जगह इतनी अच्छी नहीं होती है, चूहे वगैरह ख़राब कर देते हैं आपके क्रॉप्स को, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है तो उनको लोगों को टाइम लगता है सारे आपकी क्रॉप्स को मेन मार्केट तक पहुंचाने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रॉप वेस्टेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका देखो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फिर जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं वो। तो देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है?
The new industrial policy of 1991 in India was a significant economic reform initiative aimed at liberalizing and opening up the Indian economy. आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है। अभी मैंने पहले जो पढ़ाया था वो इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर लाया गया था, ताकि हमारे यहाँ का जो आपका ट्रेड है जो अच्छा हो सके। जो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी गवर्नमेंट ने ट्रेड पे, वो हटाई जा सके और इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सके, आपकी इकॉनमी अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, वही आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप कह लो इसे, वो है। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या होती है। WTO इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। WTO जो है आपका, वो कि आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल आपके ट्रेड को सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसको फैसिलिटेट करता है WTO, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1995 में। तो इट एम्स टू इंश्योर ट्रेड फ्लो स्मूथली, प्रेडिक्टेबल एंड फ्रीली, जो कि इसलिए इस्टेब्लिश करा गया था ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, डिफरेंट नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ पाएँ, स्मूथली रन करे आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखो 164 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। समझ में आई बात। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका कंट्रोल करता है ट्रेड के ऊपर, ताकि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में वो अच्छे से हो सकें, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड वगैरह देखने को ना मिले, फ्रीली लोग अपना ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना हो। 164 यहाँ पे कंट्रीज़ मेंबर्स हैं WTO में, और 1995 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखो आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी देखो क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज़ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। किसी भी गवर्नमेंट, देखो कोई भी इकोनॉमी हो, वहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्सेज होता है। आपको पता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादातर टैक्सेस से मिलता है। ठीक है, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं डिफरेंट, या फिर देखो हम लोग कई बार कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम लोग फ़ीस वगैरह देते हैं। तो वो सारे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन के। ठीक है, गवर्नमेंट को वहीं से पैसा मिलता है, और कुछ पैसा तो खैर गवर्नमेंट खा जाती है हम लोगों का, क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम इतने टैक्स वगैरह हम लोगों से लेके वो लोग और प्रॉपर हमारे लिए काम ही नहीं करते हैं, वो पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट वैसे तो देखो मेनली टैक्सेस से, या फिर हम लोग जो फ़ी वगैरह पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू हो गया और जो खर्चा हो गया, वो इन्फ्लुएंस करता है इकॉनमी को। ठीक है, कि गवर्नमेंट किस तरीके से रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर रही है और कहाँ पे उस पैसे को खर्च करेगी हम लोगों के लिए। ठीक है, वो हमारी होती है फिस्कल पॉलिसी, बताती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ पे लगा रही है, कौन से सेक्टर में। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लगा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपका कितना पैसा लगा रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट ये काम करती है हमारी इकॉनमी की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा महंगाई ना आए। लेकिन आप लोग देख ही रहे हो कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एम तो होता है कि हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ज़्यादा महंगाई ना हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। लेकिन इसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इकॉनमी ग्रोथ कुछ हो नहीं रही सही से। आज के टाइम पे आप लोग देखोगे तो यूथ के पास इतनी कमी है ना एम्प्लॉयमेंट की, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को खुद को भी पता होगा एक ढंग की जॉब ढूंढने में हम लोगों को कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर अपना इस तरीके से करे ताकि हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हो अच्छे से, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में रहे, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करा जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना खर्चा करे, एक्सपेंडिचर करे। ठीक है, तो द गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकॉनमी। वही कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करती है कि कहाँ पे उसको पैसा स्पेंड करना है, कितने टैक्स रेट्स लगाने, कितना टैक्स मतलब किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, कहाँ से उनको अपनी इनकम जनरेट करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी में।
इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका MSME का। ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बताया था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ठीक है। वहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। अभी देखो इनके फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंस कह लो या रोल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़। आपकी ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं ये मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं। आप देखोगे ये जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं ज़्यादातर आपको सेमी रूरल एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सिटीज़ में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो जो रूरल एरियाज़ होते हैं, सेमी रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ये एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, हेल्प करता है, ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में, और रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करता है आपका ये, ठीक है। थर्ड है आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी में एक बहुत अच्छा सा रोल प्ले करता है ये, काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है आपका जीडीपी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनकरेजेस इनोवेशन एंड इट्स ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड अडोप्टेबल टू मार्केट चेंजेस। इनोवेशन देखो देखने को मिलता है आपको कितने सारी छोटी छोटी जगहों से। आप देखोगे छोटी छोटी जो फॉर्म्स वगैरह होती हैं, ऐसी छोटी मोटी आपको जो बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, एंटरप्राइजेस, वहाँ पे वो लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं, नया कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, इनोवेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, आपके मार्केट चेंजेस को अडॉप्ट कर पाता है, क्योंकि छोटे स्केल पे होती हैं तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है चीज़ों को अडॉप्ट कर पाना। देखो बड़े स्केल पे आप लोग कुछ भी अगर चीज़ करने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी आता है, लेकिन ये सब स्मॉल स्केल पे होता है तो मार्केट चेंजेस को ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजीज़ निकालते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस टू बूस्ट द इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, और छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके बाद एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। द आईटी सेक्टर इन इंडिया इज़ अ ग्लोबल लीडर इन आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग भी होती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और मेन जो आपके आईटी सेक्टर्स हैं, जहाँ पे मेन जो आईटी हब बोला जाता है, आप लोगों को पता है ये बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव है, ठीक है। ये आपके मेन आईटी हब्स हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज जीडीपी एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़। जाहिर सी बात है आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आईटी सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है आईटी सेक्टर में। आज के टाइम पे देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं और आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के देखो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं आईटी सेक्टर को, जैसे कि डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं थ्योरी के, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो देखो इंडियन इकोनॉमी में आपका न्यूमेरिकल नहीं है, सारा कुछ थ्योरी का ही है, जो कि मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, जहाँ आपका मन करे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना।